ही के दिन खुला। 6 फरवरी 1941 के अंदर बरतानवी फौज ने लीबिया के शहर बेंगाजी पर आज के दिन कब्जा किया था। 1833 में जदीद दौर में ओटो यूनान के पहले शहनशाह बने, इक्तदार संभाला। साल था 1994। 30 बरस कबल आज ही के दिन पाकिस्तान में सरेआम फांसी पर पाबंदी सरकारी तौर पर आयद कर दी गई। 1778 में बरतानिया ने फ्रांस के खिलाफ जंग का ऐलान आज के दिन किया और फ्रांस ने अमेरिका को तस्लीम करने का फैसला भी 1778 में फरवरी की 6 तारीख को ही किया था। 1819 में सर थॉमस स्टैमफोर्ड डेल्स ने सिंगापुर दरियाफ्त किया, डिस्कवर किया आज का दिन 1819 में। 1968 फ्रांस के शहर ग्रेनोबल के अंदर 10वें सरमाई खेलों का या जो ओलंपिक्स थे उनका आगाज बाज़ाब्ता तौर पर हुआ। हिस्ट्री ऑफ द डे में जब पन्नों को पलटा तो पता चला कि आज ही के दिन ये हुआ। 2008 में पाकिस्तानी फौज का हेलीकॉप्टर जनूबी वजीरिस्तान में गिरकर तबाह हुआ। 8 अफसरान पाकिस्तानी फौज के आज मारे गए थे। साल था 1979। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजाए मौत के 3 के मुकाबले में 4 वोटों से तौसीक आज के दिन की गई। उनको फांसी होगी या नहीं, यह फैसला इस वोटिंग पर मबनी था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए वोटिंग कराई गई कौमी असेंबली के अंदर और 3 वोट उनके हक में कि उनको मर्डर केस में, चूंकि वो उस वक्त जेल के अंदर थे और मुल्क मुखालिफ काम करने के भी इल्जाम थे और उसके बाद अदालत से भागने का भी इल्जाम उन पर था, तो वोटिंग हुई। 7 में से 4 वोट उनके खिलाफ गए, तौसीक कर दी गई कि यह फैसला सही है और उसके बाद अप्रैल के महीने में इसी साल यानी 51 बरस की उम्र में 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। 1993 में मशहूर टेनिस खिलाड़ी आर्थर एश का इंतकाल भी आज के दिन हुआ था। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में बड़ी बातें, अहम तरीन वाक़यात आपके सामने। हिस्ट्री ऑफ द डे में इन दिनों को, इस हफ्ते को, इस महीने को और 5 और 6 फरवरी को मजीद लिखा जाएगा। जब जब लिखा जाएगा तब तब भारत और अमेरिका के रिश्तों का या रिलेशनशिप्स का सवाल होगा। तो आज हमने मुनासिब समझा कि हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ ज़रा शुरुआत ऐसी खबरों के साथ करते हैं जिनका तारीख से और मुस्तकबिल में काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों से असर पड़ने वाला है, इन्हीं खबरों के साथ किया जाए। और सबसे पहले उन लोगों की बात जिनका तज़किरा 6 माह कबल हुआ था। गैर कानूनी तारिकीन वतन अमेरिका से मुल्क बदर किए जाएंगे। सदर ट्रंप ने इक़्तिदार में आने से पहले ऐलान कर दिया था और 20 फरवरी के बाद, माफ़ कीजिएगा 20 जनवरी के बाद जब वो इक़्तिदार में आए, कामयाब हुए। हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद सबसे पहले 7 बड़े फैसलों में एक फैसला यह था कि उन तमाम लोगों को अमेरिका से निकाला जाएगा जो अमेरिका के अंदर गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। उन शहरियों के निकालने का सिलसिला बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गया है और 18,000 से जायद हिंदुस्तानी शहरियों के एक करके लौटने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जिसमें पहली परवाज पंजाब के शहर अमृतसर गुज़श्ता 24 घंटों में 100 से ज्यादा हिंदुस्तानियों को वापस लेकर पहुंच गई है। इशफाक, बिल्कुल 40 घंटों का सफ़र C-17 ग्लोब मास्टर में कराया गया उन्हें और 40 घंटों के सफ़र के दौरान इन भारतीय शहरियों को जिन्हें कल पंजाब के अंदर ड्रॉप इन कराया गया, उन्होंने अपनी आपबीती भी बताई कि वो किसी भी तरीके से गैर कानूनी नहीं थे, तमाम तर दस्तावेज़ात उनके पास थे, लेकिन अमरीकी हुकूमती इदारों की तरफ से जो रोया उनके साथ, जिस रवैये का इस्तेमाल उनके साथ किया गया है वो इंसानियत सोज है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है। और जिस तरीके से उन्हें पाँव और हाथ चेनों के साथ बांधकर C-17 ग्लोब मास्टर के अंदर रखा गया 40 घंटे तक और बिना वॉशरूम किए उन्हें वहाँ पर बैठने की इजाज़त, यानी वहाँ पर रखा गया और वॉशरूम जाने तक की इजाज़त नहीं दी गई। वो कहानियाँ कल से बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो पंजाब के होशियारपुर के बहुत सारे लोगों की तरफ से कही गई है, जो इस C-17 ग्लोब मास्टर के अंदर आई है, जिसके बाद हिज़्ब इख्तिलाफ के जो लीडर्स हैं उन्होंने तरह तरह के सवालात अमेरिका और भारत के रिश्तों पर भी उठाए हैं। ताहम ये बड़ी बात ये है कि न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान और दीगर मुल्कों के अंदर दीगर मुल्कों के शहरियों को भी वो उनकी वापस वतन वापसी का सिलसिला जो है वो तेज़ कराया गया है। और इतलात और ख़बरों के मुताबिक आज एक और काफ़िला जो है वो इसी C-17 ग्लोब मास्टर के ज़रिए से भारत पहुंचाया जाएगा। याद रखिएगा, जैसे आसिफ ने पहले ही कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने हुकूमत संभालने के फ़ौरन बाद इस बात का ऐलान कर दिया था कि तारिकीन वतन यानी वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका के अंदर रिहाइश पजीर या किसी भी तरीके से उन्होंने दस्तावेज़ात गलत तरीके से हासिल किए हैं, उन सब को वापस जाना होगा। और इस ज़िमन में फ़िलहाल बड़ी खबर यह कि दुनिया भर के अंदर लोगों को वापस भेजने का सिलसिला जारी है। भारत के अंदर भी कल जो है वो शहरियों को लाया गया है और 40 घंटे की मसाफत
जो है वो C-17 ग्लोब मास्टर के अंदर कराई गई, जिस दौरान इल्ज़ाम ये है कि अमरीकी हुक्काम की तरफ से इन जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हैं वो साफ दिखी ग्लोब मास्टर के अंदर, C-17 ग्लोब मास्टर जहाज़ के अंदर, जब भी उन्हें पीने का पानी और वॉशरूम तक जाने की इजाज़त नहीं दी गई और बाज़ाब्ता तौर पर उनके हाथ और पाँव चेन से बंद कर दिए गए थे, जैसे वो कोई कैदी हो या कोई मुलजिम हो। ये बहुत सारे लोगों की तरफ से ये बातें जो है वो कल से कही गई है, स्पेशली वो लोग जो होशियारपुर पंजाब से अमेरिका के अंदर थे और पिछले कई सालों से वो वहाँ पर रिहाइश पजीर थे। फाइनली उन्हें वापस वहां से कर दिया गया है और इतलात और खबर यह है कि आज और एक काफिला जो है वो अमेरिका से रवानगी करेगा। एक तरफ से यह खबर जहां पर वतन वापसी का सिलसिला शुरू है और अमेरिका अपने फैसले पर कायम है, वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप के दिए गए बयान पर दुनिया भर के अंदर हंगामा बपा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप का यह ख्वाब कि फलस्तीन को अमेरिका अपनी तहवील में लेकर एक ढांचा वहां पर तामीर करे, इसको लेकर हमास, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी समेत कई मुल्कों ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को मज़ाक़-ए-ख़ेज़ करार दिया है और कहा है कि जिस तरीके से टेक ओवर करने का ख्वाब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं, ये किसी भी कीमत पर काबिल कबूल नहीं होगा। जर्मनी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि गाज़ा फ़लस्तीनियों का है और फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकाल कर किसी और जगह पर बसाने का जो मंसूबा और ख्वाब देखा जा रहा है, ये किसी भी कीमत पर आलमी दुनिया को कबूल नहीं होगा। जर्मनी के बयान के बाद जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा का भी बयान जो है वो कल रात देर गए सामने आया, जिसके बाद जर्मनी और अमेरिका के बीच ताल्लुकात मज़ीद अबतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। सऊदी अरबिया ने कल अपना बयान वजाहत कर दिया था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और दीगर मुल्कों की तरफ से भी यह सूरत हाल सामने आई कि किसी भी कीमत पर इस मंसूबे को कि फ़लस्तीनियों को जिनका ये शहर है गज़ा, उनको वहाँ से बाहर निकाला जाए और यहाँ पर बड़ी इमारतें, होटल्स और दीगर चीज़ें बनाई जाए, जिस पर अमरीकी सदर का मौक़िफ़ ये था कि अमेरिका आज खुद फ़लस्तीन के अंदर सरमायाकारी करेगा और वहाँ पर सरमायाकारी के साथ साथ बड़ी सारी चीज़ें तब्दीली के साथ रखना चाहता है और ये खंडरात जो हुए इन्हें तब्दील करके महलात में लाना चाहता है, ताकि दुनिया याद करे कि यहाँ पर सूरत हाल किस तरीके से तब्दील हुई है। इन बयानात के बाद पूरी दुनिया के अंदर जहाँ तशवीश की लहर भी है, वहीं पर मुस्लिम ब्लॉक यानी मुस्लिम लीग की तरफ से भी अपना बयान जो है वो सामने रखा गया। ताहम दुनिया भर के अंदर ट्रंप के इस मंसूबे को इंतहाई खौफनाक और अफसोसनाक करार दिया गया है। हमास, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी समेत कई मुल्कों ने इस मंसूबे की मुखालफत करना शुरू कर दिया है। अच्छा, एग्जैक्टली किन अल्फाज का इस्तेमाल हुआ था जिस पर पूरी दुनिया से शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल आया? न सिर्फ अरब ममालिक बल्कि यूरोप और वो लोग जो कभी कभार अमेरिका के इत्तेहादी हुआ करते थे, मुख्तलिफ जंगों में, मुख्तलिफ इक़दामात में शराकतदार, बड़े स्ट्रेटेजी के एतबार से बड़े पार्टनर्स माने जाते थे, वो भी इस मंसूबे के खिलाफ नजर आ रहे हैं। हालांकि वजाहत ये की गई है अमेरिका की जानिब से कि ये फैसला सही इसलिए है कि तामीर नौ का जब काम होगा तो आर्जी तौर पर दूसरी जगह फलस्तीनियों को मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन इस पर काफी ज्यादा हंसी मजाक और सोशल मीडिया पर तरह तरह का तबसरा हो रहा है ट्रंप के बयान पर। एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या था? व्हाइट हाउस का वो एक छोटा सा हिस्सा जिसमें मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि और ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसकी तस्वीर आपके सामने, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ट्रंप के आने के बाद ये पहला ऐसा मौका था जब बेंजामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस गए, उनसे मुलाकात हुए, वहां पर सारी सूरत हाल और कहा गया कि तामीर नौ का जब काम हो रहा है तो वहां के लोग कहीं और जाएंगे नहीं, आर्जी तौर पर यह मुंतकली कुछ देर के लिए होगी, जिस पर काफी ज्यादा मज़ाहमत का सामना इस वक्त या तनकीद का सामना ट्रंप को करना पड़ा। बहरहाल मशरिक़ वस्ता की सारी सूरत हाल पर हमारी नजर रहेगी, आगे चलकर जरूर आप देखेंगे डिबेट्स, डिस्कशंस में इस मुद्दे पर अभी बहस खत्म नहीं होगी, क्योंकि अभी बहुत सारे उतार चढ़ाव आप इसी मामले को लेकर देखेंगे। लेकिन बात अब जरा दारुल हुकूमत दिल्ली की भी कौमी खबरों की तरफ आते हैं और उसके बाद सीधा जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर आएंगे। सबकी नजरें हफ्ते के दिन यानी 8 फरवरी 2025 पर हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर हुकूमत किसकी बनेगी? क्या आम आदमी पार्टी अपना तख्ता बचाने में, इक्तदार दोबारा से संभालने में कामयाब होगी या नहीं? इस पर जिम्मेदारियां इस पर सबकी नजरें, और दूसरी तरफ इस पर भी कि क्या कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी वापसी करती दिखाई दे रही हैं। जैसे ही वोटिंग शाम 6 बजे के करीब मुकम्मल हुई तो एग्जिट पोल के नताइज या मुख्तलिफ एजेंसियों के आदादोशुमार भी इशफाक आना शुरू हो गए थे। और एग्जिट पोल के नताइज आने के बाद अगरचे आम आदमी पार्टी बैकफुट पर जरूर नजर
आई टेलीविजन चैनल्स पर उनके प्रवक्ताओं को नहीं देखा गया। ताहम एग्जिट पोल ने जो नताइज सामने रखे हैं, जो रुझान सामने रखा है, उसमें बीजेपी इख्तिदार पर आती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को शिकस्त से दो चार होना पड़ रहा है और एग्जिट पोल ये बता रहा है कि बीजेपी एक अपर हैंड पर है, क्योंकि कमोबेश 58% के आसपास पोलिंग हुई है और बीजेपी और आप के दरमियान जो हंगामा था, जो लड़ाई थी, वो इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हुई है तब जब लोगों ने अपने वोट का कास्ट कर दिया है। टर्नओवर जो है वो साल 2020 के मुकाबले में तकरीबन 5% कम ही रहा है और कुल मिलाकर 699 कैंडिडेट मैदान में थे। लेकिन 6 एग्जिट पोल ऐसे हैं जो बीजेपी की जीत का ऐलान कर रहे हैं और 2 एग्जिट पोल ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी डिस्पाइट द एंटी इनकम्पेंसी लीडरशिप प्रॉब्लम, उसके बावजूद भी वो कमबैक दिल्ली के अंदर करेगी। यानी 8 एग्जिट पोलों को जब आप खंगालते हैं पोल ऑफ द पोल्स में तो पता लगता है सूरत हाल ये है कि 5 या 6 एग्जिट पोल ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को नुमाया बरतरी दिखाई गई है। दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का मानना है कि 57.89% वोट्स हुए हैं, यानी कुल मिलाकर 1.56 करोड़ यानी 1.56 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे जिन्होंने 5 बजे तक अपने वोट का इस्तेमाल करना था और कुल मिलाकर 13,767 स्टेशंस बनाए गए थे। 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी दिल्ली की हैं। ताहम तमाम तर मामला जो है वो पुरासन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। सबकी नजरें अब 8 तारीख पर रहेंगी जब ईवीएम्स को खंगाला जाएगा, खोला जाएगा और काउंटिंग शुरू होगी तो पता लगेगा। जो एग्जिट पोल्स का दावा है कि बीजेपी बड़े सालों के बाद कमबैक कर रही है, क्या वाकई तौर पर वो कमबैक करेगी या एक बार फिर दिल्ली की अवाम की जो राय है उसको परखने में एग्जिट पोल नाकाम हुए। तो फिलहाल बड़ी खबर ये कि पोल ऑफ पोल्स ये बता रहे हैं कि कांग्रेस, बीजेपी, आप और अदर्स की कहानी ये होगी कि पीपल्स इनसाइड ये बता रहा है कि बीजेपी 40 से 44 के बीच में और आम आदमी पार्टी 25 से 29 के बीच में, यानी एग्जिट पोल यहाँ पर ये बता रहा है कि बीजेपी अपर हैंड पर है। डीवी रिसर्चर्स का भी यही मानना है कि 36 सीटें लेकर आम आदमी पार्टी आ सकती है और आम आदमी पार्टी 26 पर और 36 पर बीजेपी। और एबीपी चाणक्य का भी यही रोल है, तकरीबन 40 के आसपास बीजेपी और 25 के आसपास आम आदमी पार्टी, यानी अपोजिशन में आम आदमी पार्टी। पोल डायरी का भी 42% जो है वो बीजेपी के हक में और 18% आम आदमी पार्टी के हक में। और इसी तरीके से जब आप मैट्रिसेस को देखेंगे तो 35 और 32 का फर्क इन्होंने दिया है। तो कुल मिलाकर ये अभी कहना मुश्किल होगा तब तक जब तक ईवीएम्स को नहीं खंगाला जाएगा, देखा जाएगा और वो वोट सामने आएंगे जो लोगों ने डाले होंगे, तब जाकर पता लगेगा कि ये जो दावे किए गए हैं चाणक्य की तरफ से, रिसर्चर की तरफ से, डेरी की तरफ से, इनसाइडर की तरफ से, क्या ये सही है या वही टेबल डेस्क होगा या टेबल होमवर्क होगा जो इससे पहले भी दिल्ली के बारे में कई बार देखने को मिला था। हम पुरअमन वोटिंग हुई है और पोल ऑफ पोल ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी अपोजिशन में और बीजेपी हुकूमत में। अब आगे होगा क्या, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार हमें यहां पर करना होगा। चलिए दिल्ली के बाद जरा पाकिस्तान की भी बात आपको बताते चले, जहां पर पाकिस्तान का एक और बयान सामने आया है और पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए। और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से रात देर गए बयान दिया गया और ये बयान मुजफ्फराबाद यानी पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की असेंबली के अंदर दिया गया, तब जब 5 तारीख के हवाले से योम कश्मीर की तकरीब वहाँ पर मुनक्किद हो रही थी। और इस ज़मन में उनका मानना था कि 5 अगस्त 2019 के बाद सूरत हाल को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान की एक बार फिर यह कोशिश रहेगी कि तमाम हल तरब और दीरीना मामला जो है वो मुज़ाकरात के जरिए से भारत के साथ हल कराए जाए। और मुबस्सिरीन का मानना है कि पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर दरवाज़ा खोल दिया गया मुज़ाकरात का, लेकिन देखना होगा कि भारत का जो मौक़िफ़ है कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जब तक नहीं रुकती हैं और इंतहा पसंदी को जब तक मुकम्मल तौर पर खात्मा पाकिस्तान के अंदर नहीं किया जाता है तब तक मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगी। क्या यहाँ पर ये टॉक्स आगे बढ़ पाएंगी, नहीं बढ़ पाएंगी, सबकी नज़रें यहाँ पर भी है। लेकिन इस बयान के आने के बाद कि पाकिस्तान तमाम दीरीना और हल तलब मसाइल का हल मुज़ाकरात के ज़रिए से चाहता है, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के बयान के दूसरे हिस्से में ये बात भी सामने है कि उनका मानना है कि पाकिस्तान मुसलसल जम्मू कश्मीर के लोगों की
डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, यानी जो सफारती ताल्लुकात है, सफारती महाज है, वहाँ पर उनकी मदद करता रहेगा। और अक़वाम मुत्तहिदा की जो इस्तिस्वाब राय अम्मा का जो करारदाद है उसका भी जिक्र दूसरे अल्फाजों में किया गया, यानी एक सांस में मुज़ाकरात और दूसरे सांस में मुतनाज़ा मामला बताकर सूरत हाल को जूं की तू रखने की कोशिश भी की गई। वहीं पर आसिफ अली जरदारी जो सदर हैं उनकी तरफ से भी बयान जारी कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बैनुल-अक़वामी इदारों पर यह फ़र्ज़ होता है कि भारत और पाकिस्तान की सूरत हाल को बेहतर बनाने में अपना रोल निभाएं और स्पेशली जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ को सुना जाए। ये आसिफ अली जरदारी का बयान है। तो भारत सरकार का मौक़िफ़ पहले ही वाज़िह है कि पाकिस्तान के साथ तब तक मुज़ाकराती अमल को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का खात्मा वो नहीं करते हैं, और मुल्क मुखालिफ यानी भारत मुखालिफ जो सरगर्मियाँ पाकिस्तान के अंदर चलती है, जब तक उन पर लगाम नहीं कसा जाएगा शायद तब तक सूरत हाल ज़्यादा बेहतर नहीं होगी। चलिए, ये तो एक बात थी, मुसलसल इस पर बात की जा रही थी कि क्या 2024-25 के बाद कोई पेशरफ्त होगी। पाकिस्तान के अंदर भी नई हुकूमत ने तब काम संभाला था, भारत के अंदर तीसरी मरतबा एनडीए की गवर्नमेंट आई, लेकिन फिलहाल पेशरफ्त का कोई इम्कान नहीं। मगर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें ऐसी की गई हैं जिसके नताइज का इंतज़ार करना बाकी है। अब आगे बढ़ेंगे फटाफट से, इससे पहले हम मकामी सतह की खबरों की तरफ आएँ। बात ज़रा एक बांग्लादेश से आपको बताएं, जहाँ पर आज पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज की कॉल दी गई है अवामी लीग की तरफ से, और ये वो पार्टी है जो शेख हसीना की जमात है। इस पार्टी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज की तैयारियां की गई थी, लेकिन खबर यह है कि तकरीबन निस्फ दर्जन से ज़ायद शहरों में एहतजाज से पहले ही तोड़ फोड़ हुई है, अफरा तफरी का आलम देखा गया है और मुश्तिल हुजूम की जानिब से इतलात के मुताबिक और बांग्लादेशी मीडिया ने जो खबरें रिपोर्ट की हैं कि बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान के घर को भी नजर आतिश कर दिया गया है ढाका के अंदर। ये कोशिश एक मरतबा पहले भी हुई थी, लेकिन आज फिर से इसकी तस्दीक मकामी मीडिया और कुछ गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स कर रही हैं। मोहम्मद यूनुस और उनकी जो अबूरी हुकूमत है उसके लिए इस वक्त चैलेंजेस खड़े हो सकते हैं। खबर यह है कि लोगों की जानिब से जो चूँकि अवामी लीग को लेकर काफ़ी गुस्सा है, आप सब जानते हैं सारी सूरत हाल पूरे मुल्क के अंदर बनी, तख्ता पलटा, शेख हसीना का मुल्क छोड़ना या फिर मुल्क के अंदर 700 से ज़ायद तलबा का मारा जाना, तब अवामी लीग की ही हुकूमत थी। तो अवामी लीग के मुजाहरे से एक दिन पहले यानी आज जब 6 तारीख को मुल्क के अंदर बंद और एहतजाज की कॉल दी गई थी, कल 5 तारीख को जैसे ही अनाउंसमेंट हुई तो पूरे मुल्क के अंदर इस जमात के दुश्मनों की तरफ से, आप कह सकते हैं सियासी मुखालिफिन की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा शुरू किया गया और अवामी लीग ने पूरे मुल्क के अंदर मुल्क की आप हड़ताल कह लीजिए या वर्कर्स को सड़कों पर आने के लिए पहले से ही हिदायत दी थी, जिसके मुताबिक ढाका के अंदर आज बंद रहना था। लेकिन खबर यह है कि शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे को पहले तोड़ा गया था, अब घर को नजर आतिश कर दिया गया है और 9 ऐसे मकामात शहर के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, ढाका समेत दीगर हिस्सों के अंदर जहां पर अफरा तफरी के आलम के बीच काफी नुकसान पहुंचाया गया है। मकामी मीडिया ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। दूसरी बात यह कि शायद एहतजाज ना हो, पुलिस की जानिब से इतला यह है कि कोई इजाजत नहीं दी जा रही है क्योंकि तशद्दुद बढ़ सकता है, सूरत हाल खराब हो सकती है, वर्कर्स आपस में टकरा सकते हैं। अबूरी हुकूमत के जो हामी हैं वो नहीं चाहते कि शेख हसीना या उनके वर्कर्स मुल्क में एहतजाज करें, जबकि आम माफ़ी का ऐलान होना चाहिए। ये मुतालबा भी काफ़ी जोर पकड़ा, लेकिन एक बार फिर से रात 8 बजे के बाद अब तक की सारी सूरत हाल बांग्लादेश के अंदर यह है कि एहतजाजी मुजाहरे शुरू होने से पहले ही, यानी सबसे बड़ी जमातों में से एक अवामी लीग जो पहले इक़्तिदार में थी, जिसको बाहर जाने का मौका मिला लेकिन नहीं गई, फिर उखाड़ कर फेंका गया। इस सारी सूरत हाल के बाद बांग्लादेश के अंदर आज बिल्कुल भी सिचुएशन इस वक्त ठीक नहीं है। मकामी मीडिया इसकी तस्दीक कर रहा है और यह भी हो सकता है कि एहतजाज की इजाज़त ना मिले क्योंकि पुलिस ने कंफर्म कर दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरे मुल्क के अंदर ख़राब हो सकती है, निज़ाम बिगड़ सकता है। ये तो बैनुल-अक़वामी सतह की खबरें थी जो आपके सामने हमने इब्तदाई मराहिल में रखी हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खबरें भी आपके सामने रखनी हैं, दीगर कुछ मौज़ूआत भी हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे, अपने नुमाइंदों के पास भी चलेंगे, आपकी कॉल्स भी इस प्रोग्राम में लेंगे, लेकिन ये सब होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद दोबारा इस्तिकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जे के दूसरे पड़ाव पर हम आगे हैं। जरा बात अब जम्मू कश्मीर के हालात व वाक़ात की भी करते हैं और सबसे पहले जरा बात करते हैं इल्लीगल माइनिंग की, जिसको लेकर पिछले साल यानी साल 2024 में भी हंगामा देखने को मिला। चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे और बातें भी की गई और इस बीच इंतजामिया ने फाल और मुतहरिक होने का वादा भी किया था, लेकिन इत्तलात और खबरों के मुताबिक अब मुसलसल इल्लीगल माइनिंग का सिलसिला मुख्तलिफ वाटर बॉडीज के अंदर जारी है और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अब बाज़ाब्ता तौर पर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगा गया। वायलेशन ऑब्जर्व की गई थी जम्मू कश्मीर जो JKPCC की टीम की तरफ से, और सैंड माइनिंग जो मुख्तलिफ यानी रेत को निकालने का जो मुख्तलिफ दरियाओं से वाटर बॉडीज से काम चल रहा था उस पर ज़बरदस्त सवाल उठ रहे थे। सांबा, कठुआ, गांदरबल, श्रीनगर समेत मुतअद्दिद जिलों से इस तरीके की शिकायत थी और मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक भी चला गया, जिन्होंने इस पूरे मामले का सोमो मोटो लिया और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकाती अमल को आगे भी बढ़ाया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 16 जून सन 2024 को सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कम्युनिकेट किया कि आप JKPCC, जिनकी चिट्ठी 8 अगस्त सन 2024 को रवाना की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि कठुआ, सांबा, गांदरबल के अंदर मुख्तलिफ मामला जो सामने आ रहे हैं उनकी तहकीकात कराई जाए, और फिर बाज़ाब्ता तौर पर कुछ और खत किताबत का सिलसिला शुरू कर दिया गया और उनसे यह कहा गया था कि आप चीफ इंजीनियर जल शक्ति डिपार्टमेंट, डायरेक्टर जियोलॉजी एंड माइनिंग और दीगर लोगों के साथ मिलकर, डिप्टी कमिश्नर साहब मिलकर एक स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करें, लेकिन अभी तक वो स्टेटस रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है। स्टेटस रिपोर्ट सबमिट न होने के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जो दिख रहा है कागजात के अंदर वो सही है या जो इल्जामात लग रहे हैं और जिस तरीके से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सवाल उठे हैं वो सही है। क्योंकि अगर 16 जून सन 2024 से लेकर अब तक की बात करें तो कई महीने का वक्त गुजर चुका है। मज़कूरा डिप्टी कमिश्नर्स और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अभी तक भी एतराज या सही बात सामने रखने के लिए क्यों कमजोर हुई है, एक बड़ा सवाल है। और ये मजीद जानने के लिए सीधे हम श्रीनगर चलेंगे। इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान, कुदरती ज़खायर हमारे पास बहुत ज़्यादा है और इनकी पासदारी करना, इनकी निगहबानी करना हम सब का फ़र्ज़ है, लेकिन हुकूमत, जियोलॉजी एंड माइंस डिपार्टमेंट भी है जिन पर यह जिम्मेदारी है कि अगर इन मादनियात को निकाला जाए तो एक सेट नॉर्म है, सेट क्राइटेरिया है। RTIs मुख्तलिफ चीज़ें ये बता रही है कि जनाब जो सेट नॉर्म्स एंड जो सेट नॉर्म्स किए गए थे माइन डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें वायलेट किया गया। डीप ड्रेनें अब बनी है, पानी का बहाव बदल गया है, जिसकी वजह से सरसब्ज़ और शादाब खेत जो है वो बंजर बनने के बिल्कुल कगार पर है। लेकिन मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का भी है, जिन्होंने बैक टू बैक कई सवाल उठाए हैं। क्या है पूरा मामला, हमारे नाजरीन तक जरा अपडेट करें। कि इससे पहले थोड़ा सा हम इस पे ब्रीफ करें। हम उमूमन यहाँ कश्मीर में सोचते हैं कि यहाँ पॉलिटिकल हालात है और उस तनाजुर में हम बढ़ चढ़कर उस पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जब हम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की या एनवायरनमेंट को लेके बात करते हैं, शायद हम समझते हैं कि ना तो आम लोग और ना ही सरकारी इदारे और ना ही यहाँ की सरकार इस पर संजीदा है। और मैं समझता हूँ हम बहुत ही और इंतहाई तबाहकुन सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। और खासकर जिस तरह से हमारी वाटर बॉडीज, हमारे रिवर्स या हमारे दीगर जो आबी ज़खायर हैं वो दिन ब दिन श्रिंक होते जा रहे हैं और किसी को कोई फिक्र नहीं कि जो माहौलियाती तवाज़ुन है वो बिगड़ता जा रहा है। और जी इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है। और जहां तक NGT का ताल्लुक है, हम देख रहे हैं कि इन्होंने NGT ने जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड जो है, इन सबको ये नोट्स इशू किया था रिगार्डिंग जो वायलेशंस हुई है यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। और जिसमें एक रिपोर्ट सामने आई थी कि सांबा, कठुआ और डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के अंदर जो है माइनिंग की वायलेशंस हुई है और इस सिलसिले में NGT ने उसका सख्त नोटिस लिया और बाद में उन्होंने इस पर जवाब तलब किया। जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, सेंट्रल जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इससे जवाब मांगा। लेकिन अभी बहुत वक्त हो चुका है
एनजीटी की रिपोर्ट के बावजूद भी, उनकी फटकार के बावजूद भी अभी भी ये जो इदारे हैं टस से मस नहीं हो रहे और अभी भी जो रिपोर्ट है वो पेश नहीं की गई। हालांकि बाद में जो जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने अपनी कैपेसिटी पे एक टीम बनाई जिन्होंने इलाकों का विजिट किया और खासकर गांदरबल में उन्होंने जो वाटर बॉडीज का मुआयना किया। वहां से पता चला कि किस तरह से ग्रेव वायलेशन जो है वो माइनिंग लॉज की हुई है, किस तरह से वहां पे जो है खिलाफ वर्जियां हुई है। इसी तरीके से बाद में फिर जो 3 डिप्टी कमिश्नर थे 3 डिस्ट्रिक्ट के, उन्हें रिपोर्ट तलब करनी थी। उसमें भी जेके पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने कहा कि वो अभी उनके रिपोर्ट के मुंतजिर है, या डायरेक्टर जियोलॉजी माइनिंग के रिपोर्ट के मुंतजिर है, रिप्लाई की है, जवाब के मुंतजिर। इसी तरह से जल शक्ति। अच्छा, ये जो जवाब ना आना, क्या हम ये माने कि एनजीटी के पास जो खदशात है वो सही है? और स्पेशली मैं आज कुछ अखबारात में देख रहा था जो और कुछ खबरें चस्पा हुई हैं जिनमें उधमपुर का भी जिक्र किया गया कि जनाब एक ऑर्डर है, निकलता कुछ और है और वो नेक्सस खोलने की कोशिश की गई है। क्या हम ये माने कि हुकूमती इदारे मुकम्मल तौर पर बेबस है इंतजामिया के सामने जो इस होल मेंस को चलाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जबानी हम बहुत कुछ कहते हैं, खासकर जब हम हुकूमती इदारों में बैठने वाले जो ऑफिसरान हैं, चाहे वो जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट हो, स्पेशली अभी क्योंकि हम उसी की बात कर रहे हैं, जिस तरह से आपने भी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का पर्टिकुलरली जिक्र किया, ये खबर मैं भी कल शाम को पढ़ रहा था और मुख्तलिफ लोग जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के वो सोशल मीडिया पे लिख रहे थे कि किस तरह से वहाँ पे जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से ग्रेव वायलेशन हो रही है, किस तरह से इस इदारे की जो साख है वो वहाँ पे खत्म हो रही है। लेकिन ओवरऑल जब हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एंटायर JNK को देखते हैं, यहाँ की वाटर बॉडीज को या इस डिपार्टमेंट के स्पेसिफिक मैंडेट को, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जहां हमें एनजीटी की गाइडलाइंस भी है, एनजीटी की तरफ से डायरेक्शन भी पास की जाती है, तो आप इसका जवाब दीजिए अगर आपने वायलेशन की है। लेकिन उसके बावजूद भी बाद में रिप्लाई ना मिलना, उसका जवाब ना देना, यकीनी तौर पर कई सारे सवालात यहाँ की इंतजामिया पर या यहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर खड़े करती है। खासकर जिस तरह से हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बड़े बुलंदबांग दावे करते हैं और इवन कि मैंने अक्सर देखा है कि जो हमारे डिप्टी CM साहब है, क्योंकि ये इदारा उन्हीं के डोमेन में है, तो काफी हद तक वो बातें करते हैं कि खिलाफ वर्जी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कितनी कार्रवाई की जाएगी वो देखा जाएगा। फिलहाल सारा ये मामला जो है ये न्यूज़पेपर्स में है, टीवी पे है। ये माने हम कि मौजूदा हुकूमत भी इस पूरे सिस्टम के सामने बेबस नजर आ रही है और जो जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला साहब तकरीरें किया करते थे, बयानात देते थे इन तमाम मामलों पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक हसासियत दिखाती थी मादनियात को लेकर, यहाँ पर बेबसी का इजहार है और 3 महीने से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद भी कोई कंप्रहेंसिव प्लान, प्रोग्रेस इस पूरे मामले में नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि शायद अभी हुकूमती इदारों को या यहाँ की सरकार को मिनरल्स की जो डेफिनेशन है या तो वो अंडरस्टैंड नहीं हुई है, या तो वो इस मिनरल के बारे में शायद वाकिफ नहीं है कि ये मिनरल हमारा कितना बड़ा असासा है, ये कितना हमारा रिसोर्सेज है, जिसके लिए ना तो हमें सेंटर से मदद मांगने की जरूरत है और ना ही हमें दुनिया के वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों से फंड की जरूरत है, बल्कि ये हमारी खुद की यहाँ के रिसोर्सेज है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे रिसोर्सेज दिन ब दिन खत्म हो रहे हैं और सरकारी सतह पे कोई इकदाम उठाने, किसी तरह के कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट पार्ट है। लेकिन उम्मीद की जा रही है, जिस तरह से आपने भी कहा कि शायद सरकार ने अपने हाथ खड़े किए हैं, बेबसी के आलम में सरकार है, यकीनी तौर पर वही कुछ सामने नजर आ रहा है। सरकार बेबस है, लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज है वो खत्म होते जा रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है, फिक्र नहीं है। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो तबाह हो रहा है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज या जो बॉडीज है, यहाँ पे वाटर बॉडीज वो दिन ब दिन श्रिंक होती जा रही है, वाटर लेवल डाउन होती जा रही है। हमारा जो माहौल है वो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है और यहाँ से पूरे वर्ल्ड में इस वक्त क्लाइमेटिक जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही चैलेंजिंग पूरी दुनिया के लिए है और जो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा इशू है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि अगर जल्द अज जल्द यहाँ हुकूमत के इदारे या गवर्नमेंट इकदाम नहीं उठाएगी, खासकर जब हम यहाँ के मिनरल्स की, यहाँ के रिसोर्सेज की या यहाँ के वाटर बॉडीज की ओवरऑल इनकी जब हम बात करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की स्पेशली बात करते हैं, अगर इनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इकदाम नहीं उठाए गए तो आने वाला वक्त बहुत ही सख्त होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जी इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल इलीगल माइनिंग का मामला एक बार फिर सुर्खियों के अंदर है। उम्मीद है कि रियासती हुकूमत, उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत जो है वो इस
मामले का जरा संजीदगी के साथ ले और ये जवाब न देने वाला जो सिलसिला चल रहा है इस पर भी कहीं देखे और अकाउंटेबिलिटी पैदा करने की कोशिश करें। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, जरा मामला एक और महकमे की भी बात करते हैं और ये महकमा भी ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट है तमाम हुकूमतों के, माजी में भी रहा है और आज की हुकूमत के अंदर है, और मामला है सेहत का। और लगातार आपको पता है कि हमारा सेहत शोबा किस तरीके से बुरी तरह से मुतासिर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, HR को लेकर, लेकिन मामला तब ज्यादा संगीन होता है जब ऑनरेबल कोर्ट की बात को भी नजरअंदाज करने की कोशिश की जाती है और फिर ऑनरेबल कोर्ट जब संगीन टिप्पणी और नोटिस करता है तो उसके बाद हुकूमती इदारों की नींद भी टूटती हुई नजर आ रही है। मामला मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर, हेल्थ सेक्टर के अंदर ह्यूमन रिसोर्स यानी हमारे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर अमले की कमी का है और मामला चला गया अदालत के सामने और अदालत के सामने ये एक PIL की नोटिस में चला गया और PIL एक RTI एक्टिविस्ट ने जम्मू में फाइल की थी जिसने ये कहा था कि जनाब बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए जो हिकमत अमली होनी चाहिए थी सरकार के पास है नहीं, और उसके बाद उन्होंने अपना एक डिटेल प्रेजेंटेशन हुकूमत के सामने रखा जिसको लेकर अदालत मौसूफ ने डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ को कहा कि अब आप इसको देखिए और ये बताइए क्या इसको अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं। सिंपल सा सवाल पूछा था। लेकिन मामला ये इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेडिकल ऑफिसर्स की पोजीशन को देखेंगे तो हमारे पास जो इतलात है, जो कोर्ट के अंदर आदाद-ओ-शुमार रखे गए, 600 से ज्यादा मेडिकल ऑफिसर्स की पोजीशनें खाली पड़ी हैं। 2490 के करीब पैरामेडिकल पोजीशनें हमारे पास इस वक्त भी खाली पड़ी हैं एंटायर यूटी की, और कश्मीर डिवीजन की जब आप बात करें तो 72 के करीब मेडिकल ऑफिसर की पोजीशनें खाली हैं। 2651 पैरामेडिकल स्टाफ अभी आपके पास नहीं है और यही कंसर्न दिखाया गया था कि हमारा अर्बन अटैचमेंट का जो सिस्टम है और जो रेफरल निज़ाम है, ये बुनियादी वजह है कि जनाब हमारे पास तिब्बी और नीम तिब्बी अमला नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अदालत के सामने थी जिसके बाद डिवीजन बेंच ने बाज़ाब्ता तौर पर इस केस की समाअत की। डिवीजन बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ताशीर आबिस्तान साहब और जस्टिस M.A. चौधरी साहब कर रहे थे, उन्होंने मामले को सुना। एडवोकेट राहुल रॉय रैना, सुप्रिया चौधरी और दीगर वकला की मौजूदगी में सीनियर एडवोकेट जनरल की तरफ से SS नंदा साहब की तरफ से जो यूटी की तरफ से हाजिर हुए, उन्होंने ये साफ कर दिया कि मामला इंतहाई संगीन है और अभी तक जो नोटिस सरकार की तरफ से आना चाहिए था, जवाब आना चाहिए था, तो जम्मू कश्मीर ने दिया और ना ही लद्दाख की तरफ से दिया गया, जिसके बाद डिससेटिस्फेक्शन का नोट जो है वो अदालत की तरफ से कहा गया है। अब ये जो पेटिशनर है जिसने RTI फाइल की, उसका मानना है कि 14 ऐसे वेल रिसर्च सजेशंस यानी तजवीज़ें रखी गई हैं अदालत के सामने जिनको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ख़ुसूसन हमारे गांव देहात का जो है वो ठीक हो सकता है। और डिस्पाइट द फैक्ट जब ये RTI आया था 6 हफ्तों का वक्त हुकूमत को मिला था, जम्मू कश्मीर हुकूमत और लद्दाख हुकूमत को मिला था कि आप अपने कंसर्न्स और अपनी बात इस हसास मामले पर रखें। 6 हफ्ते का वक्त गुजरने के बावजूद भी कोई भी बात जो है वो अदालत के सामने नहीं रखी गई, जिसके बाद अदालत ने इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि किस तरीके से इस बुनियादी शोबे को भी नज़रअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। यह याद रखिएगा, हुकूमत की तरफ से कई वेलफेयर स्कीमें तो चलाई जा रही हैं, लेकिन इसको और ज़्यादा बेहतर, मौसर और फाल बनाया जा सकता है अगर हिकमत अमली को तरतीब दिया जाए। तो ये बड़ा इदारा, एक इससे पहले हमने माइनिंग की बात की, दूसरा तिब्बी शोबे को या पूरे निज़ाम को दोनों खित्तों के अंदर मुतासिर होते हुए हमने माजी में भी देखा। दौरे हाजिर में भी सूरत हाल ये है और ये हम नहीं, सरकारी आदाद-ओ-शुमार और उसके बाद PIL दाखिल करना, उसका जवाब आना, अदालत तक बात पहुंचना और हुकूमत की जानिब से जो जवाब दिया जाता है उसके बाद जो फाइनल फिगर्स आपके सामने हैं, मेडिकल ऑफिसर्स की 650 से ज़्यादा और दूसरी तरफ 2500 पोस्टें पैरामेडिक्स की इस वक्त भी खाली होना, सबसे ज़्यादा कश्मीर सूबे के अंदर जम्मू के मुकाबले, फिर लद्दाख के अंदर भी सिचुएशन ज़रा मुख्तलिफ नज़र आती है जो कुछ कहा जाता है। संगीन किस्म के चैलेंजेस हैं, परेशानियाँ, और यही सवाल हमने पिछले दिनों कॉन्क्लेव बदलता जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर यूटी की वज़ीर सेहत से पूछा था। उन्होंने भी एतराफ़ इस बात का किया था कि सूरत हाल मुश्किल है, लेकिन खाली असामियाँ भरना या पुर करना उनकी तरजीहात में शामिल है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट काफ़ी संजीदा है उनके मुताबिक। आगे बढ़ेंगे, बात अब जरा एक और इदारे की करते हैं, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जिसमें नए चेयरमैन की तलाश हो रही है। इसी प्रोग्राम में हमने आपको बताया था बाज़ाब्ता तौर पर एक जो प्रोसेस होता है जिससे खुद इस वक्त
आला हुकाम गुजर रही है। लेकिन इन सब के बीच में जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जो पहले चेयरमैन हैं, जो इस वक्त भी काम कर रहे हैं, उनकी चूंकि मुद्दत खत्म हो रही थी तो फिलहाल उनको 1 माह की तौसी दे दी गई है। एक हुक्मनामा जो कि फाइनेंशियल कमिश्नर स्कूल एजुकेशन महकमे की जानिब से जारी हुआ है, जिसमें जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन, जिनको 1 महीना मजीद काम करना होगा फिलहाल इस ऑर्डर के मुताबिक, प्रोफेसर परीक्षित सिंह मनहास, जिनको चेयरमैन जेके बोस का बनाया गया था 25 जनवरी 2023 को। तो इस साल आप उस अंदाजे के या उस तारीख के हिसाब से चलेंगे 2 बरस मुकम्मल हो गए थे। अब नए चेयरमैन की तकर्री अमल में लाई जानी थी। जम्मू कश्मीर सरकार ने 13 दिसंबर 2024 को इस सिलसिले में एक और कमेटी भी बनाई और सर्च कमेटी को जिम्मेदारी दी गई कि उन कैंडिडेट्स को जो आपको लगता है एलिजिबल हैं इस सीट के लिए, इस पोस्ट के लिए, उनका नाम मुशावरत के बाद सामने रखा जाए, रिकमेंड किया जाए। लेकिन इस कमेटी में, जिसमें जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जो चेयरमैन थे वो उनको जिम्मेदारी दी गई, डायरेक्टर जम्मू और कश्मीर स्टेट काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग या SCERT जिसको आप कहते हैं, वो सर्च कमेटी में रखे गए। अभी तक वो नया नाम आना बाकी है। 1 माह के लिए मजीद मनहास साहब को जिम्मेदारी सौंपी गई है और ख़बर ये भी है कि जो ताज़ा हुक्मनामा है उसके मुताबिक फ़िलहाल चूँकि वो सर्च कमेटी अपना काम कर रही है, जिसका मतलब यह है कि इंतज़ार थोड़ा तवील हो रहा है, तो 1 महीने के लिए मजीद उनको काम करना होगा। टेन्योर मुकम्मल होने के बाद भी 2023 25 जनवरी को इनकी तैनाती या तकर्री अमल में लाई गई थी। उसके बाद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से बात हो रही है तो एक और रिपोर्ट और आदादोशुमार आपके सामने जरा रखते चले। एसर की एक सालाना रिपोर्ट, जिसका एक हिस्सा पिछले दिनों या लास्ट वीक हमने आपके सामने इसी प्रोग्राम में रखा था, लेकिन मजीद जब आदादोशुमार को खंगाला तो पता चला कि जम्मू कश्मीर के अंदर तलबा के सीखने की जो आप कह सकते हैं कि तरीकाकार है वो मौसर नहीं है। ये जो लर्निंग प्रोसेस है वो बेहतर कुछ एक जगहों पर हुआ है, लेकिन बेशतर हिस्सों में मनफी नताइज अभी तक भी। तमाम तरह की कोशिशों और इकदामात के बावजूद प्राइमरी सतह के जो तालिब इल्म हैं या स्टूडेंट्स हैं, पूर लर्निंग एक्सपीरियंस, आप इसको असातिज़ा के साथ भी जोड़ सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट के साथ भी जोड़ सकते हैं, और स्कूलों के अंदर जो तरीकाकार सिखाने का या लर्निंग प्रोसेस का अपनाया गया है उसके साथ जोड़कर भी देख सकते हैं। सालाना रिपोर्ट जो एसर के सामने आई है, इस रिपोर्ट ने इस बात की तस्दीक की है कि आला सतह की जो क्लासेस हैं या हायर एजुकेशन में जहां तलबा थोड़ी सी बेहतर रिजल्ट्स लेकर आए हैं माजी के मुकाबले, गुज़श्ता 3, 4, 5 बरसों के जो रिकॉर्ड्स थे, इसी प्रोग्राम में कई मरतबा हमने डिस्कस किया और सर्वे ने इस बात की तस्दीक की कि तलबा में आहिस्ता आहिस्ता अपर प्राइमरी लेवल पर या सेकेंडरी लेवल पर जो सीखने का तरीकाकार है या अमल है वो थोड़ा सा बेहतर पहले के मुकाबले हुआ। लेकिन यही रिपोर्ट बताती है कि ट्रांजैक्शन के एक प्रोसेस से जब जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स भी गुजर रहे हैं, निचली सतह पर एसर की रिपोर्ट के मुताबिक या जो प्राइमरी लेवल पर है वहां पर लर्निंग एक्सपीरियंस अभी भी ठीक नहीं है। स्किल डेवलपमेंट की शायद ज़्यादा ज़रूरत है, किताबी कीड़ा बनने से काम नहीं होगा। ये सर्वे इस बात की तरफ इशारा भी करता है। 47% के आसपास जैसे स्टूडेंट्स हैं, एक मिसाल के तौर पर 3rd प्राइमरी से 5वीं प्राइमरी सतह तक, गांदरबल ज़िले की एक मिसाल दी गई है। इसी तरीके से कहा गया कि इस वक्त आज भी मुश्किल उनके लिए हो रहा है कि वो सेकेंड लेवल की या जो तीसरी के और 5वीं के बच्चे हैं वो दूसरी की किताब नहीं पढ़ पा रहे। परसों भी एक रिपोर्ट ऐसी आपके सामने रखी थी कि जम्मू कश्मीर में 50% के करीब उन बच्चों की भी तादाद है जो छोटे बच्चों के क्लासेस अगर वो पढ़ाना भी चाहें तो किताबें पढ़नी ही नहीं आती हैं। 65% के आसपास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैथ करने के अहल हैं, लेकिन निचली सतह पर जब आप आते हैं, प्राइमरी लेवल पर जब आप देखते हैं तो ये अमल बेहतर नहीं हुआ है। अभी भी सीखने के तरीकाकार पर सवाल हैं और पॉजिटिव रिजल्ट्स अभी भी बहुत कम हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। प्राइमरी सतह पर क्या मजीद करने की ज़रूरत है, ज़रा इसका जवाब भी तलाशने की कोशिश करेंगे। शिल्पा शर्मा हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। शिल्पा, एक तो एसर की रिपोर्ट, क्या ये आधिकारिक पुष्टि इस बात की है कि जम्मू कश्मीर के अंदर या लद्दाख के अंदर मुसलसल रिपोर्ट्स आती रही हैं, इस बात की गवाही देता है कि कुछ भी कर ले, एनरोलमेंट ड्राइव्स, बच्चों के पढ़ाने के तरीके में कोशिशें, एआई का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल, लेकिन लर्निंग आउटकम जो है वो तमाम तरह की कोशिशों, तमाम तरह के प्रयास के बावजूद भी नेगेटिव में है। जी बिल्कुल,
देखिए, जिस प्रकार से सर्वे किया गया है कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की, अगर हम बात करें गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, बडगाम डिस्ट्रिक्ट और साथ ही साथ बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे सर्वे किया गया और जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है वो बेहद ही यानी कि वो अपर प्राइमरी लेवल क्रॉस तो कर रही हैं, लेकिन प्राइमरी लेवल की कहीं ना कहीं बुक्स वो टेक्स्ट जो है वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो देखिए, जब बच्चा अपर प्राइमरी लेवल पर पहुंचता है, दूसरी कक्षा में पहुंचता है, तो उसका जो लर्निंग का प्रोसेस होता है, जो लर्निंग की परफॉर्मेंस होती है वो बेहद अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पे जब सर्वे किया गया तो बेहद एक खराब परफॉर्मेंस जो है वो नजर आई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो देखिए, साइकिल गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में थर्ड और फिफ्थ क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, 47% स्टूडेंट्स ऐसे पाए गए हैं जो कि यानी कि सेकंड प्राइमरी लेवल टेक्स्ट पढ़ने में जो है वो सक्षम है, और साथ ही साथ 65.7% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सब्सट्रैक्शन करने में जो है वो सक्षम पाए गए हैं। यानी कि इनके अगर डिफरेंस की बात करें तो आप देखिए कि जो बुक है यानी कि जो लर्निंग का प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो गिरावट नजर आ रही है, खराब प्रदर्शन नजर आ रहा है। लेकिन वहीं पर अर्थमैटिक की यानी कि सब्सट्रैक्शन डिवीजन की बात करें तो वहां पर जो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस है वो जो है वो कहीं ना कहीं फेयरली यानी कि ठीक जो है वो नजर आ रहा है। इसी प्रकार से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में यानी कि आप देखें 6th और 8th क्लास के जो बच्चे हैं उनका जो परफॉर्मेंस है करीबन 69.9% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस अर्थमैटिक में यानी कि वो सक्षम है पढ़ने में, और सेकंड प्राइमरी लेवल टेक्स्ट पढ़ने में सक्षम है, लेकिन वहीं पर 45.2% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि डिवीजन करने में जो है वो सक्षम है। क्या हम ये माने शिल्पा की किताबें पढ़ना और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को बेहतर बनाया गया है, अर्थमेटिक वाला जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा बेहतर हुआ है, एक राहत है यहाँ पर एज कम्पेयर टू रेस्ट। जब हम ये कह रहे थे कि जनाब बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, अपनी से नीचे वाली कक्षा की क्लासों की जो किताबें हैं वहाँ पर नहीं पढ़ पाते, लेकिन यहाँ आते आते ये खबर लग रही है सर की इस रिपोर्ट में कि अर्थमेटिक वाला सब्जेक्ट यानी मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है यहाँ पर थोड़ा सा बेहतरी है, एक ट्रांसफॉर्म हुआ है बच्चा। गांधरबल, बांदीपुरा, पुलवामा, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है जब यहाँ पे सर्वे किया गया तो जो आंकड़ा यानी कि जो परसेंटेज सामने आई है वो ये दर्शा रही है कि जो अर्थमेटिक यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं जो अर्थमेटिक को कहीं ना कहीं जो है वो अच्छी तरीके से उनमें एबल है, सक्षम है पढ़ने में, लेकिन वहीं पर जो दूसरी बुक है, जो दूसरी टेक्स्ट बुक है उनमें पढ़ने में कहीं ना कहीं वो सक्षम नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये आंकड़ा जो है वो सामने आया जो बहुत गंभीर है, कहीं ना कहीं चिंताजनक है, बहुत बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि ना केवल इन डिस्ट्रिक्ट की बात करते हुए बल्कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहां पर भी इसी प्रकार से जो है वो स्थिति सामने आ रही है। तो जब एक बच्चा दूसरी कक्षा में जो है वो जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी क्षमता बढ़ जाती है, लर्निंग का जो प्रोसेस है, परफॉर्मेंस है वो अच्छा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सर्वे किया गया है वो साफ तौर पर ये दर्शा रहा है कि जो लर्निंग प्रोसेस है स्टूडेंट्स का यानी कि वो अपर प्राइमरी लेवल तो जा रहा है, दूसरी कक्षा में तो जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी निचली कक्षा है जैसे वो पास कर आया है में जो है वो कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस खराब है, वो पढ़ नहीं पा रहा है। बहुत हमारे साथ बात करने के लिए और मुकम्मल तफसीलात फराहम करने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले इशफाक ये भी पूछा जा रहा है जो क्रेडिट और डिसक्रेडिट वाली बात है एजुकेशन सेक्टर में, वो किसको फिर दिया जाए। असातिज़ा की तरबियत के लिए हमारे पास एक बड़ा इदारा जिसको डाइट के नाम से भी जाना जाता है, अगरचे पहले के मुकाबले शायद तरबियत कम हो गई है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट में असातिज़ा भी बहुत पीछे हैं, और महकमा तालीम के अंदर जो लोग काम करते हैं जिनका बरसों का एक्सपीरियंस है वो भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि आज के वक्त में भी शायद जिस लेवल पे जाना चाहिए था, जिन रिजल्ट्स को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ना होना स्किल डेवलपमेंट में भी कमी है। एक्सपेक्ट करना और मिरेकल को एक्सपेक्ट आज के दिन में उस्ताद से करना शायद ये नामुमकिन है। क्यों? पहले गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देख लीजिए, ये एक ऐसा सच है जो शायद हम सबको पता है लेकिन इस पर हम गुफ्तगू नहीं करना चाहते। हमारे सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर, छत है तो बैठने की जगह नहीं है, बैठने के लिए बेंच नहीं तो टाट पर बैठे हैं, 2 कमरों में 4 क्लास चल रही हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमारा बेहतरीन है, जो स्कूल ही नहीं लगे, आपको ये लगे कि यार ये एक टेम्परेरी चीज़ है, चलो गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, बजाय ये कि वो उधर उधर घूमे, चलो 2-3 घंटे यहाँ पर बैठे, उसको खाना वाना खिलाओ, वापस जाए, किताबें दे दो, वर्दी भी यहाँ से दो, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चा एक्सेल न कर पाए, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हम क्लासरूम एटमॉस्फेयर देने में अभी तक नाकाम है। पहला तो ये है, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है। फिर दूसरा फैक्टर ये है कि हमारे सरकारी स्कूल में कौन से बच्चे जाते हैं, स्पेशली जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो इंतहाई गरीब वालिदैन है, यतीम है, ऑर्फन्स है, डेस्टिट्यूट्स है, उनके बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं।
फिर उनकी निगहबानी कौन करता है, उनके घर पे उनको कौन क्रॉस चेक करता है, या तो उनके घर में कोई होता ही नहीं है या सारी जिम्मेदारी उस्ताद पर होती है, शायद वहाँ पर वो कोऑर्डिनेशन लैक है। फिर तीसरी बड़ी परेशानी ये है कि हमारे उस्ताद पढ़े लिखे हैं, MSc M.Ed, मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं कहूँगा कि वो नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज के दौर में जो नई जिद्दत चाहिए, जो नई टेक्नोलॉजी का सहारा चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, डिजिटलाइजेशन चाहिए, उससे वो अभी भी कोसों दूर है, उसको दूर करने की ज़रूरत है। यानी ये मल्टी फैक्टर्स है, जब तक इन तमाम मल्टी फैक्टर्स को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाकर काम नहीं किया जाए, तब तक शायद हम ये बात कहते रहेंगे, हुकूमत ये बात सुनती रहेगी और असल में नताइज जो है वो उतने नहीं आएंगे। ज़रूरत यह है कि हम अपने मॉडल स्कूल्स कुछ बनाएं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ओवरऑल में सब कुछ बन सकता है, हम चाहे 4 डिस्ट्रिक्ट्स को ले 3 स्कूल बनाएं, एक मॉडल वहां पर बनाएं और फिर देखिए क्या कोई फायदा होता है नहीं होता। अगर फायदा होता है तो कंटिन्यू करें, फायदा नहीं होता तो डिसकंटिन्यू करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पर हमने बात करनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इस पर जरूरी गुफ्तगू करना है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात आपको बताएंगे कि हज का सीज़न है और तरबियत का सिलसिला जारी हो रहा है। तरबियत तो अपनी जगह, एक फ़र्जी हज का सिलसिला भी चला है, उस पर मुफ्ती आज़म का शदीद रद्दअमल सामने आया, वो भी बात बताएंगे आपको। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि बीजेपी ने मोर्चा खोला उमर अब्दुल्ला के लिए। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद। ब्रेक के बाद दोबारा इस्तिकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके और ज़रा बात हज 2025 की करते हैं।
तैयारियों का आगाज हो गया है। गुज़श्ता दिनों हमने आपको बताया था कि सेंट्रल हज कमेटी और रियासती हज कमेटी ने तमाम दस्तावेजात जमा करने के हवाले से तारीखों का ऐलान कर दिया है। उसके साथ साथ हज 2025 के लिए तैयारियां तेज। मुख्तलिफ मकामात पर हज तरबियती प्रोग्रामों को चलाने का फैसला। और ज़िला गांदरबल के हाजी साहिबान के लिए अच्छी खबर कि 15 फरवरी को हज तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ होगा। 15 फरवरी को ज़िला गांदरबल में हज तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। और जो हाजी साहिबान जिनके नाम मुकम्मल हुए हैं, जिनकी फ़हरिस्तें तहरीर कर दी गई हैं, सिलेक्टेड हाजी साहिबान जो हैं वो इस तरबियत का हिस्सा बन सकते हैं। ज़िला गांदरबल के अंदर मरकज़ी हनफिया जामिया मस्जिद शरीफ बिहामा गांदरबल के अंदर सुबह 10 बजे हज तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जम्मू कश्मीर हज कमेटी श्रीनगर की तरफ से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। हज ओरिएंटेशन कम ट्रेनिंग प्रोग्रामों के हवाले से मनासिक हज सही तरीके से और सिलेक्टेड हाजी साहिबान जिनका ताल्लुक ज़िला गांदरबल से है उन्हें इतला दी गई है कि 15 फरवरी सन 2025 को मरकज़ी हनफिया जामिया मस्जिद शरीफ बिहामा गांदरबल के अंदर सुबह 10 बजे वो हाजिर रहे। और इस ज़िमन में हज कमेटी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पर तरबियत का एहतमाम किया जाएगा। यानी हज तरबियतों का सिलसिला शुरू हो गया है और पहली तरबियत के हवाले से ज़िला गांदरबल के अंदर ये प्रोग्राम होगा, जहाँ पर 15 फरवरी सन 2025 को जामिया हनफी मरकज़ी हनफिया जामिया मस्जिद शरीफ बिहामा गांदरबल के अंदर सुबह 10 बजे इसका आगाज़ किया जाएगा। ये सिर्फ गांदरबल के जो आज़मीन हैं उनके लिए इतला है और मुतलका हुकाम की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तैयारियां की गई हैं। हज के ताल्लुक से बात हो रही है तो ज़रा आपको एक फेक पीर की कहानी भी आपको बताते हैं, जो ख़ुद को कभी सूफ़ी बुज़ुर्ग का नाम देता है, कभी पीर बताता है। और पिछले 48 घंटों से इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि एक जाली काबा बनाकर लोगों को गुमराह करने की जो कोशिश हुई उस पर अब बाज़ाब्ता तौर पर सिविल सोसाइटी वादी कश्मीर और जम्मू के अंदर न सिर्फ नाराज नजर आई बल्कि पुलिस हुकाम से कार्रवाई की दरख्वास्त भी की गई। और इस सिलसिले में एक मकतूब भी रवाना किया गया है SSP बडगाम को, जहां पर एक वीडियो वायरल हुआ कि एक फर्जी पीर ने खुद के एक मारूफ सूफी बुजुर्ग होने का न सिर्फ दावा किया बल्कि लोगों को गुमराहकुन बयानात के जरिए और जाली काबा बनाकर लोगों को हज की अदायगी का बाज़ाब्ता तौर पर लेक्चर देता हुए भी उस वीडियो में नजर आ रहा है। मुख्तलिफ मजहबी पेशवाओं ने इस मामले पर अपनी बरहमी का इजहार किया है और ये साफ कर दिया है कि इस तरीके से गुमराहकुन बयानात देकर अवाम को मुतनफ़िर करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच इतला और ख़बर ये है कि मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस को ये ख़त लिखा है और पुलिस से दरख्वास्त की है कि इस जालसाज और फर्जी पीर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये वो आदमी है जो खुद को एक सूफी बुजुर्ग कह रहा है और कह रहा है कि अब हज बाहर नहीं उनके आंगन में ही होगा। और इस ज़िमन में इसने तैयारियां की और बहुत जल्द वो इसका ऐलान भी करने जा रहा है। संग अस्वद से लेकर दीगर मामलात की कहानियां ये बता रहा है और ये बता रहा है कि किस तरीके से वो ये करने जा रहा है। अगर सोशल मीडिया पर कल से ये काफी ज्यादा वायरल है और इत्तलात और खबरों के मुताबिक कल से लेकर अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा मजहबी पेशवाओं ने बराह रास्त से मुज़ाकरात किए हैं, जिसके बाद इसे माफी मांगने के लिए भी कहा गया। और आज माना जा रहा है कि मुफ्ती आजम की तरफ से फतवा भी जारी कर दिया जाएगा और न सिर्फ फतवा तक की बात रहेगी बल्कि पुलिस कार्रवाई करके इसकी गिरफ्तारी की मांग भी हो रही है, क्योंकि मजहबी जज्बात को भड़काने में इसका कलीदी रोल हो रहा है। और ये माना जा रहा है कि लगातार जो भी शख्स नौजवान और दीगर लोग जो है वो इसके यहाँ रिहाइशगाह पर जा रहे हैं और ये कह रहा है कि बहुत जल्द वो अब हज का ऐलान यहाँ पर करने जा रहा है। पुलिस अथॉरिटीज ने बाज़ाब्ता तौर पर सख्ती इसलिए भी दिखाई है, खबर यह है कि नोटिस ले लिया गया है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी कभी कभार ऐसे ही वीडियोस वायरल होने के बाद बन सकती है। सिचुएशन खराब करने में किसी का भी रोल हो सकता है। खुद को हजरत शेखुल आलम अलैहिर्रहमा से तशबीह करने वाला या बताने वाला, उन जैसा और वो बताने वाला ये शख्स, अब ये मेंटली कोई सिक है, क्या परेशानी है, ये मामला तो बाज़ाब्ता पुलिस की तरफ से जब तहकीकाती रिपोर्ट भी कोई सामने आएगी, मुकदमा दर्ज होगा, तब ऑफिशियल कंफर्मेशन होगी कि है क्या। लेकिन ये वो वीडियो है जो वायरल होने के बाद ज़बरदस्त गमो गुस्सा और नाराज़गी का इजहार तमाम बरादरियों की जानिब से किया गया कि अगर एक शहरी इस तरीके से वादी कश्मीर के अंदर करता है तो फिर बहुत सारे लोगों को इस तरह का मौका मिलता है।
कि व्यूअरशिप के लिए या खुद को सुर्खियों में लाने के लिए इस तरह के भी प्रोपेगेंडा या ये तरीकाकार कई बार अपनाते। बहरहाल इसमें आज हमें उम्मीद है कि 11-12 बजे तक इसमें पुलिस की जानिब से भी कोई स्टेटमेंट आएगा, मुकदमा दर्ज होगा, ये शख्स गिरफ्तार होगा, अब माफी मंगवाई जाएगी या इससे आगे क्या होगा। हो सकता है कि जहनी मरीज भी हो, कुछ ऐसे मामला जो इब्तदाई लोगों की तरफ से तबसरा किया जा रहा है, लेकिन ये चीज़ें अभी तक सोशल मीडिया तक ही सीमित हैं, वहीं तक चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ेंगे, बात अब जरा कुलगाम की करेंगे, जनूबी कश्मीर के अंदर, जहां पर आप सब जानते हैं आज तीसरा दिन है लेकिन सफ़े मातम बिछी है। कुलगाम साउथ कश्मीर के अंदर एक साबिक फौजी एहलकार और उनकी अहलिया को और इतलात ये भी थी कि उनकी बेटी, और बाद में खबरें आई कि उनकी भतीजी को नामालूम अफराद की तरफ से निशाना बनाया गया और बाद में अस्पताल में साबिक फौजी एहलकार ने दम तोड़ दिया। अहलिया ठीक हैं और उनके साथ जो दूसरी बच्ची थी वो भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है, लेकिन फिलहाल मुस्तहकम हालत दोनों की बताई जाती है। इधर ताज़ियती पैगामात का या मजालिस का सिलसिला भी जारी है, दौरे हो रहे हैं, सियासी कायदीन कुलगाम का रुख कर रहे हैं। कल जहाँ पर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती साउथ कश्मीर में मुतासरीन से मुलाकात करने पहुंची, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की क़यादत भी कल जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में थी और रविंद्र रैना, साबिक सदर बीजेपी की ज़रा तस्वीरें दिखाइएगा, साबिक यूनियन टेरिटरी में बीजेपी के सदर रविंद्र रैना के साथ मौजूदा पार्टी के जो सरबराह हैं सत शर्मा, वो भी यहाँ पर पहुंचे। और इस दौरान जब भारतीय जनता पार्टी की क़यादत यहाँ पर थी तो मौजूदा जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए, न सिर्फ मौजूदा वक्त में बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को, वज़ीर आला को, उनकी हिकमत अमली को, लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू कश्मीर सत शर्मा और पार्टी के दीगर लीडरान की जानिब से इन सारी किलिंग्स के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। और इतना ही नहीं, बीजेपी के मुताबिक 100 से ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बैक टू बैक कई इल्जामात आयद करते हुए कल लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा का बड़ा बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 110 किलिंग्स जो यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है उसकी जिम्मेदारी बराह रास्त उमर अब्दुल्ला की है। इन्हें माजी की बातें याद दिलाते हुए कहा कि माजी में भी उमर अब्दुल्ला के हुकूमत के अंदर सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुई हैं और अब की बार भी इस तरीके की सूरत हाल चल रही है। न सिर्फ यहाँ पर वो रुके बल्कि आगे उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1931 से ही सूरत हाल को इस तरीके का बनाया कि यहाँ पर कुश्त खून का खेल जो है वो चलाया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस सन 2010 का जिक्र करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत में 110 नौजवानों का कत्ल हुआ, मारे गए और उमर जिस तरीके से खामोशी से बाहर आए ये दरअसल अफसोसनाक है। और उसके बाद जिस तरीके से 370 के बाद हालात को काबू करने की कोशिश की गई थी, अमन कानून को बरकरार रखा गया था, लेकिन नई हुकूमत बनने के बाद एक बार फिर सिविलियन कैजुअलिटियों का सिलसिला शुरू हो गया है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। ये लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की तरफ से बयान दिया गया है। और कल बाज़ाब्ता तौर पर न वो यहाँ पर गए, उनके घर पर गए, साबिक फौजी के घर पर गए, वहाँ पर ताज़ियत की, बल्कि 15 कोर के दफ्तर हॉस्पिटल भी वो वहाँ पर पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने जख्मियों के साथ इयादत भी की है। तो कुलगाम हलाकत के बाद भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी हमलावर है। बैक टू बैक संगीन इल्जामात कल लगाए गए, लेकिन इसका जवाब भी दूसरी तरफ से पार्टी तर्जुमान की जानिब से आया और माजी एक दूसरे का याद दिलाते हुए कुलगाम के अंदर जो शहरी की हलाकत हुई है, ज़ख्मी इस वक्त 2 खवातीन थी, लेकिन चूंकि कंफर्मेशन हो चुकी है फिलहाल सिचुएशन दोनों की ठीक है, मगर सियासत इस मामले पर काफ़ी ज़्यादा और एक दूसरे का दौर या फिर माजी में की गई हुकूमतों, उनके काम, हिकमत अमली पर इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगे हैं। इन शॉर्ट आपको एक रद्दमल भी ज़रा दिखाते हैं। सत शर्मा, रविंद्र रैना और लीडर ऑफ अपोजिशन तीनों जब यहाँ पर कुलगाम के अंदर पहुंचे थे। बड़ी बेरहमी से मंजूर अहमद वगे साहब का कत्ल किया गया। ये इंसानियत का कत्ल है, ये इंसानियत को तार तार किया गया। लीडर ऑफ द अपोजिशन सुनील जी के साथ, रविंद्र रैना जी के साथ मैं निंदा करता हूं उस घटना की, उस वाक़ये की जिसके चलते एक सिपाही की जो है वो शहादत हुई है।
कि जिस मंजूर अहमद वागे के घर के अंदर हम अभी यहाँ पे हैं, ईश्वर उनको, उनकी आत्मा को शांति दे, और ये जो परिवार है, इनके वालिदैन हैं, इनको ये दुख सहने की ताकत दे, और जो इनकी वाइफ और भतीजी हॉस्पिटलाइज्ड हैं वो जल्दी से ठीक हो, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जहां तक बात आती है हालात की, एब्रोगेशन के बाद के हालात की, अभी जो इंसिडेंट्स की, आप इस बात को मानते हैं कि दुनिया के सामने वाज़ा है ये बात कि एब्रोगेशन के बाद जिस तरीके से टेररिज्म को हैमर किया गया है, हिट किया गया है, सेपरेटिज्म को खत्म किया है, दफन किया है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में और पाकिस्तान प्रायोजित कुछ ऐसा एलिमेंट जो यहां पे है, उसे बर्दाश्त नहीं होता है कि इस प्रकार के हालात रहे। इसीलिए ये इस प्रकार का एक नया मॉड्यूल उन्होंने लॉन्च किया है, निर्दोष लोगों को हिट किया जाना, ताकि एक फियर साइकोसिस दोबारा से यहां पे बने। लेकिन जिस प्रकार की विल पावर हमारी मरकजी हुकूमत, चाहे वजीर आजम या वजीर दाखिला, दोनों जिस प्रकार से कश्मीर को हैंडल कर रहे हैं। चलिए, ये भारतीय जनता पार्टी का रद्देअमल था। कुलगाम दौरे के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा बात कर रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम आयद किए गए। आपकी कॉल्स की तरफ भी चलेंगे। कॉल करना आप शुरू करें। चारों नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, और जब तक आपकी कॉल्स आती हैं, खबर जरा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जहां आपके सामने रखें। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी की भी जरा बात करते हैं, क्योंकि DPAP नाम की ये पार्टी अब बहुत कम आपको सरगर्म नजर आएगी, और ऐसे में बैक टू बैक बुरी खबरें गुलाम नबी आज़ाद वाली क़यादत वाली जो पार्टी है उसके लिए आ रही हैं। इतलात ये हैं कि अहम तरीन चेहरे जो कांग्रेस में वापसी के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं, जिनमें ताज मोहिउद्दीन साहब का नाम अभी तक सामने आ रहा है, GM सरूरी, जिन्होंने आप सबको याद है कि एक सीनियर लीडर हैं पार्टी है, कांग्रेस छोड़कर गुलाम नबी आज़ाद के साथ ही गए थे, उनकी वापसी की भी खबरें आ रही हैं। मनहाज साहब, अमीन भट्ट, दीगर तमाम लोग जो गुलाम नबी आज़ाद के साथ अगस्त 2022 में उस वक्त चले गए थे जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था, खैराबाद कहा था कुछ इल्जामात के साथ। लेकिन इन सब के बीच में गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी इंतखाबात के बाद काफ़ी कम नजर आई, और ऐसा लग रहा है कि अब आज़ाद की पार्टी का खात्मा एक तरह से हो गया है। कुछ लोग मानते हैं खात्मा तय है, कुछ का ये तबसरा है कि पार्टी खत्म हो चुकी है और वापसी अब यहाँ से बहुत मुश्किल है। इंतखाबात में भी नाकस कारकर्दगी रही थी, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शंस हो या फिर उसके बाद असेंबली इंतखाबात जम्मू कश्मीर के अंदर हुए हों, जो शायद एक्सपेक्ट किया जा रहा था, और गैदरिंग्स में जो देखा जा रहा था मैसिव कैंपेन के दौरान, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स पार्टी के फेवर में नहीं आए। लेकिन 26 सितंबर साल 2022 को बनने वाली वो पार्टी, अगस्त में आपको याद होगा कि गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी को खैराबाद कहा था कांग्रेस में तकरीबन 45-50 वर्षों के बाद, और ये तमाम लीडर्स जो उनके साथ चले गए थे अब बाज़ाब्ता तौर पर उनको छोड़ने के लिए भी तैयारी कर चुके हैं। इस तरह की खबरें हैं। 2022 से अब तक गुलाम नबी आज़ाद 2 इंतखाबात में आपको काफ़ी ज़्यादा सरगर्म खित्ते के अंदर नजर आए हैं। अलग अलग जगहों पर डेलीब्रेशंस हुई, मुलाकातें हुई, पब्लिक रैलीज की, जलसे हुए। वादी कश्मीर में, साउथ कश्मीर और पर्टिकुलरली चिनाब रीजन पर जहां उनकी पकड़ मजबूत थी, ये दावा था, वहां से भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स ना आना अब पार्टी के खात्मे की तरफ मुमकिन तौर पर इशफाक जा रहा है। देखिए, बिल्कुल इंतखाबात खत्म होने के बाद पार्टी ने कोई मशावरत नहीं की, कोई मीटिंग नहीं। कल गुलाम नबी आज़ाद श्रीनगर में थे, जो हमारी इतलात थी, लेकिन उसके बावजूद ही पार्टी लीडर्स नहीं मिले हैं वहाँ पर। तो ये साफ है कि शायद आहिस्ता आहिस्ता करके ये पार्टी का एड्रेस जो है वो ख़त्म हो रहा है। और कांग्रेस हेडक्वार्टर से ये इतलात और ये खबर हमारे ज़राया दे रहे हैं कि जो लीडर्स मुसलसल राब्ते में हैं उनके लिए दरवाजे खोलने का फैसला कांग्रेस की तरफ से कर लिया गया है। यानी कुल मिलाकर आज़ाद जो एक स्टॉरवॉल कांग्रेस के थे, उनकी तारीख अब तारीखी बनती हुई नजर आ रही है। चलिए, खबरों पर थोड़ी देर ब्रेक लगाते हैं। आपकी बात भी सुननी है, कॉलर्स की तरफ चलेंगे। एक एक करके कॉल करना आप शुरू करें। तमाम लोग हमारे साथ ज्वाइन करना शुरू हो गए हैं। चारों नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं, और आइंदा 10 मिनट के लिए अब आपके साथ बात करेंगे। फर्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे, अपना नाम बताइएगा, कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम गवर साहब, जावेद बोल रहा हूँ सोपोर से। जी, वालेकुम अस्सलाम जावेद साहब। मेरी आज रिक्वेस्ट होगी बजट के हवाले। जी, बजट
जो हमारा सेंट्रल बजट तो हो गया, जो होना है वो हो गया, लेकिन अब मेरी रिक्वेस्ट होगी ऑनरेबल सीएम से, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी है, मेहरबानी करके आप जरा गौर कीजिए, पहले जो लायबिलिटी हमारी है, अगर हकीकतन ये इंडस्ट्रीज को बचाना यहाँ चाहते हैं, अगर ये हकीकतन ठेकेदार भाई को यहाँ बचाना चाहते हैं, जो आप देख रहे हो एनपीए और दिन ब दिन जो बैंकों का जो कुर्कियां पड़ती है, अगर ये बचाना चाहते हैं तो ऑनरेबल जो हमारे सीएम साहब है या हमारे डिप्टी सीएम साहब जो हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर है, एक और उनको करना पड़ेगा, बजट पहले से उनको एफसीआई को भी मिलना पड़ेगा, स्टेक होल्डर्स को मिलना पड़ेगा, और जो ये लायबिलिटी हमारी है, लायबिलिटी इनको क्लियर करनी पड़ेगी कि हमें लगे कि इन्होंने जी इस कम्युनिटी को कुछ दे दिया। चलिए, मैं इतना तो मैं सरकार की तरफ से कह ही दूं आपको कि मीटिंग्स का आगाज कल से हो गया है। कल इलेक्टेड मेंबर से डीडीसी बीडीसी से वो उमर साहब मिल चुके हैं, और हमारी इतला जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस से है वो ये है कि कंटिन्यूसली मैराथन होगा, जिनमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी मिला जाएगा, ट्रेडर्स बॉडी से भी मिला जाएगा, आम पब्लिक से भी मिलने की कोशिश उमर अब्दुल्ला की तरफ से होगी, ताकि बजट कंपाइलिंग से पहले वो तमाम फीडबैक जो है वो उनके पास रहे और वो अपनी बात हुकूमत ये जो बजट है बनाते बनाते उन चीज़ों का ध्यान भी रखे, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर भी है और रियासत के वज़ीर आला भी। अब जहाँ तक लायबिलिटीज़ वाला मामला है, जो बजट एलोकेशंस अभी हुई हैं, इसमें किस तरीके से ये पॉसिबल होगा, एक बड़ा सवाल है मेरे जहन में, लेकिन लेट अस होप सो कि उमर कोई मैजिकल फिगर खेल पाए इसमें, वो देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। गवर साहब बस 5 छक पे जी 5 छक जवन अहनज अच्छा ये प्रॉब्लम गसान गाड़ियन हिंस मे वनो तय अम ब्रोट के प्रॉब्लम क्या है ये जनाब ये खनमुट 5 छोक अहनज अत पकान सोमो सर्विस अच्छा मंजस से जवन खसान जवन अहनज अच्छा टोटली बना सीट 5 पे खनमु खसान फुल सवार और ये फुल मंजस से सफर तुलान वन ई रिक्शा ये पे खोतान गसान 20 रुपये हवाई वन क्या छु तो यछान तम बस यप पकान तम कर बंद मत कैस टाइम पचे सर तम गई बंद पे खनमो पे जवन ताम अहन जवन तक बाईपास टू जवन। चलो ठीक है। और ई रिक्शा के लिए भी किराया पिछले दिनों मुकर्रर किया गया था, अब क्या उस पर अमल हो रहा है या नहीं? 10 रुपये फी किलोमीटर। उसके बाद काफ़ी एहतिजाज भी हुए। नज़रसानी का वैसे कोई हुक्मनामा आया नहीं, मगर इसके बावजूद भी अगर कहीं इजाफी किराया तो ज़रूर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तक शिकायत आपकी इस प्रोग्राम के जरिए पहुंच गई होगी। नेक्स्ट कॉलर। हेलो वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम हंदवारा पे जी वनी बस अब्दुल रशीद हंदवारा पे वार्ड 5 पे जी रशीद सर फरमाई बस जनाब अर्ज रसा पकान टवर मज कोला 10 गरम ड्रेन सुधी बोजो अत त्रा RNB सार अक वक्त पे बेगडम यह स्लेब अहनज पे जनाब गई आज मे बसान वरी हेतुन अलावे गसन अड़िस त्रोक और थोक पथर सार जी वो जनाब गसान टाउन मारे नश टाउन वल दपान यह RNB वन सर दो टाउन वल मत त्रावान सर कह जनाब अत जबरदस्त गलाजत मकरेर मोम जम जबरदस्त जनाब। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मुतलकीन तक आपकी बात इस प्रोग्राम की वसातत से पहुंच गई है। नेक्स्ट कॉलर। हेलो वालेकुम अस्सलाम। गवर साहब तो ठीक अल्हम्दुलिल्लाह सर बस लार गांधरबल रोजान अब्दुल गनी नाव कर्म जमीन 2 कनाल तथ बनम बिल्डिंग अच्छा सो दिस लार थानस किराय पतम 10 रेतो पे मबनी 2 बाई वारन अकिस 5 बच्चे बेकिस 5 बच्चे पे गुजार करान पतम 10 रेतो पे त्रोन किराय वो फाक कशीन बलाय लगे जोन मे कर मदद अत बस जबरदस्त परेशान क्या बेकिस बॉयस तमिस कैंसर खानदार तमिस लगे वारिया पोन वो कोडम लोन तो वुस हेकान इंटरेस्ट भर क्या गोमुत यह तनख्वाह बंद यह गारंटरन बलाय बस गसान और रोब मे करान कम से कम यह वात तो हयात तान तो बह गा मुश्किल नश गा क्या 2 बचाम वापस तम हॉस्टलस तम आय वापस जबरदस्त परेशान जबरदस्त परेशान इंशाल्लाह तहसील वाद की ये मामला अनो DIG कश्मीर सिंध नोट से अंदर ते और सीत करो SSP गांधरबलस ते दरख्वास्त के जनाब अत कुन दी तो तवज्जो और इस मामले पहुंचन दी कर तो कुन तरीके याल। नेक्स्ट कॉलर। हेलो
हेलो, सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, हम वही हेल्पर टू सुपरवाइजर जो 918 का डिसंगेज ऑर्डर है, मैं खानेयार प्रोजेक्ट से हुई पाना मेरा नाम है सर। 20 फरवरी को हमारा फाइनल फैसला कोर्ट में, हमें ना तो तनख्वाह दे रहे हैं ना हमें नौकरी पे वापस बुला रहे हैं। प्लीज प्लीज सकीना जेतू मैडम को आपको जरिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, जहाँ हमारी बजट छोड़ दीजिए तो चलो वो भी ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहे सर। चलिए, बहुत शुक्रिया मैडम कॉल करने के लिए। लास्ट 2 कॉल्स लेते हैं जी प्रोग्राम के। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। ये डलगेट सीडी अस्पताल बोर्ड गेट मेन गेट अहन अत रेड वल इलीगली बिहित पलो कनान तम जाम यूत गसान पुलिस तरान क्या ना म्यूनसिपलिटी करान दिवान पुलिस पोस बे ब्या अत लकुट गेट हुप डलगेट अंदर सह गेट करान 3 बज बंद अस्पताल वल अपर मुद रात पेशेंट ओतर 3 बज करान सह गेट बंद गेट यल रोजन अहन सह यल तमाम महल वालों वो हत लट तप गई कैजुअलिटी ओतर तो तम पे कर कहें बे पुलिस करान रेड वाले कहें रेड मामल चपर युथ सिर्फ द्रगजन अस्पताल अंद पति योत कह तो यन तु सूरत हाल इसी अस्पताल पे सोवर कंजक्टेड एरिया सड़क तक लेकिन तम पे क्या हालात तथन। लेकिन यह तुज कत सही कि यमन इदारन ये काम कर तम सह करान कहें, शायद तिम वन तह समझ कि यम हसास मकामात अतन गई वत यल, अतन गोस कह रुकावट तो ठोर आसन युथ लुकन राहत मिले। उम्मीद है कि तुम करू कत, इंशाल्लाह अमुक कह फायदे मिले जरूर। चलिए जी, लास्ट कॉल दे दीजिएगा जी। हेलो हेलो, नाम बताइएगा, कहाँ से? हेलो। बहुत शुक्रिया आप तमाम की कॉल्स का, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आखिर में फॉर्मेट सेट है जिसके मुताबिक हमें मौसम के हवाले से अपडेट की रात के वक्त में दर्जा हरारत मुख्तलिफ इलाकों में क्या था, बेशतर इलाकों से जो है वो अपडेट हो चुका है। महकमा मौसमियात के श्रीनगर और बनिहाल दफ्तर से आपके सामने एक एक करके रखते चलें। और शुरुआत वेदर अपडेट की या मनफी दर्जा हरारत या कहीं पर नॉर्मल श्रीनगर से शुरुआत करते हैं। शहर श्रीनगर रात का दर्जा हरारत मनफी 1.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, यानी अभी भी दर्जा हरारत पारा जो है वो मनफी है। काजीगुंड के अंदर मनफी 1.4, कुपवारा में भी सूरत हाल यही है, मनफी 1.5। आज दिन में बारिशों का इम्कान है। पहलगाम सबसे सरतरीन इलाका अभी तक मनफी 6.0 और गांधरबल मनफी 0.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बांडीपोरा मनफी 0.1 बारिशों का इम्कान। बारामुल्ला मनफी 0.8, आज धूप रहेगी, बादल भी बीच में दिखेंगे, मनफी 2.8। पुलवामा धूप और बादल आपको साथ साथ नजर आएंगे, मनफी 1.8 बड़गाम के अंदर, और मनफी 4.8 डिग्री सेल्सियस रात का दर्जा हरारत शोपियां जिले के अंदर रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद जम्मू आते हैं, जहां पर आज खुली धूप आपको जम्मू शहर के अंदर दिखेगी। रात पूरी रात 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सांबा 2.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कटरा 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रामबन गर्म इलाका है जहां पर 8.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, और किश्तवाड़ 1.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तमाम मकामात पर आज धूप आपको नजर आएगी। उधमपुर के अंदर रात 3.9 डिग्री सेल्सियस के साथ इख्ताम पजीर हुई है, आज पूरे दिन धूप रहेगी। पुंछ के अंदर बारिशों का इम्कान है, 3.0 डिग्री सेल्सियस रात का दर्जा हरारत। और लद्दाख यूनियन टेरिटरी आते हुए 3 मकामात ऐसे हैं जो मनफी है, और सरतरी इलाका द्रास जहां पर मनफी दर्जा हरारत 20.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद लेह है जहां पर मनफी 13.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। करगिल में थोड़ी सी राहत है जहां पर दर्जा हरारत मनफी 9.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तीनों मकामात पर आज हल्की सी धूप, बादल साथ साथ आपको नजर आए। तो नाज़रीन, ये तो था मौसम का मिजाज, रात किस तरीके से गुजरी है। आज दिन खुशखुरम गुजरे, लेकिन हमें देंगे आप इजाजत आसिफ रशीद और मुझे। प्रोग्राम सलाम JK में आज बस इतना ही। प्रोग्राम में कल आपसे दोबारा होगी मुलाकात, लेकिन फिलहाल छोटा सा वक्फा, वक्फे के उस पार खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा।